हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन है वो सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र किताब को के चैप्टर नंबर दूसरा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे और आज हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसका हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और बारी बारी से बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते ही हैं और कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये आप एनसीईआरटी बुक की मैं बात करता हूँ, एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो चैप्टर नंबर दूसरा में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है कि भारत में कैसे कैसे अर्थव्यवस्था क्या क्या होता है, वो सारी चीजें उससे रिलेटेड हम रिलेट करेंगे और यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भारत में आर्थिक योजना का आरंभ कब हुआ। भारत में आर्थिक योजना का आरंभ कब हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा 1951 में आर्थिक योजना का आरंभ हुआ था। आई होप कि आपको याद रहेगा। पूछेगा कि भारत में आर्थिक योजना कब आरंभ हुई, तो बताना 1951 में आर्थिक योजना आरंभ हुई थी। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे देखिए। अगला, भारत में हरित क्रांति का संबंध। जब भी अगर हरित क्रांति की बात आएगी, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखना कृषि से। ठीक है, कृषि से हरित क्रांति संबंधित है। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप सही जवाब कहोगे सर कृषि से, तो आप कृषि में टिक करोगे। ठीक। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है। हम सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करते हैं अपने देशों में, तो सबसे ज्यादा, और उत्पादन करने के बाद हम भेजते भी, निर्यात भी करते हैं, तो वो होता है वस्त्र। ठीक है, कपड़ा बड़ी मात्रा में हम लोग करते हैं। मशीनरी के मामले में पीछे, तेल के मामले में पीछे हैं। तेल तो दूसरे देश से हम खरीदते हैं। चाय के मामले में भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें बोला है तो याद रखना वस्त्र के मामले में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। मैं इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ाया था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी खेती को बढ़ावा देना। आज भी लोग इसको मतलब अवॉइड करते, पर कृषि सबसे जरूरी है। ठीक है, एग्रीकल्चर। चलिए, केंद्रीय बजट कौन पेश करता है। मृजान, आपको याद होना चाहिए कि केंद्रीय बजट की बात होगा तो बजट है ये राष्ट्रपति का कोई इसमें अभिभाषण होता है बजट पेश करने से पहले। प्रधानमंत्री नहीं करते, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर आपसे बोले कि अभी भाई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन, ये भी आपको याद रखना। निर्मला सीतारमन हमारे देश की महिला अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी पूरे काज भार संभालने का, पैसे का पूरा लेखा जोखा संभालने का काम ये क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय का होता है, वित्त मंत्री का होता है। तो अभी केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री अभी कौन है वर्तमान में, तो निर्मला सीतारमन। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, कहोगे हाँ सर याद रहेगा। याद आपको होना भी चाहिए। आप पता ही है कि राष्ट्रपति क्या अभी हमारे देश की मतलब देश का राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और वित्त मंत्री की बात करूं तो वित्त मंत्री है वही निर्मला सीतारमन, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। केंद्रीय बजट आएगा, हर साल पेश होता है संसद भवन में। आइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भाई। राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया नेशनल इनकम। कौन, नेशनल इनकम की हमारे देश का नेशनल इनकम जो है वो कितना है, इसको गणने का काम कौन करता है, तो कहोगे सर इसको गणने का काम जो है वो सीएसओ करता है। कौन, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ अंग्रेजी में इसको कहेंगे सेंट्रल स्टैटिक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, आइए, ये अंग्रेजी में याद रखना है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये अंग्रेजी में सीएसओ, हिंदी में कहें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यही हमारे देश में क्या करता है, तो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करता है, गणना करने का कार्य यही करता है। कौन? सीएसओ, भारत सरकार का के अंदर ये काम करता है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा बैंक, याद रखिए बैंकों का बैंक, जब भी बैंकों का बैंक की बात आएगा तो आरबीआई, तो आरबीआई को बोले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब बैंक का ये बैंक है, बैंकों का बैंक आरबीआई। यहां देखिए पीएसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, आरबीआई, तो हमारा सही जवाब कौन होगा? आरबीआई, बैंकों का बैंक कौन? आरबीआई। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछे कि भाई ये कहां अवस्थित है, इसका हेडक्वार्टर मेन ब्रांच, तो कहोगे मुंबई में। ठीक है, अगर आपको पूछे भारत की आर्थिक राजधानी, ये भी याद रखना है, भारत की आर्थिक राजधानी, ठीक है, तो आर्थिक राजधानी कहां होगी बताइए? तो मुंबई, क्योंकि मुंबई से ही पूरे पैसे का लेन देन चलता है भाई। ठीक है, ये आरबीआई यही है। अगर आपसे पूछे भारत की राजधानी तो हम जवाब देंगे दिल्ली, पर पूछे भारत की आर्थिक राजधानी तो उसका जवाब होगा मुंबई, क्योंकि पूरे पैसे का लेन देन, बैंकों को दिशा निर्देश देने का काम यही बैंकों का बैंक यानी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इसके गवर्नर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है? व्यापारिक भागीदार, भागीदार मतलब भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो किस देश के साथ होता है? ऑप्शन में है चीन, अमेरिका, जापान और रूस। तो याद रखना, सबसे ज्यादा अगर भारत का जो लेन देन चलता है, व्यापार होता है, तो वो हमारा पड़ोसी ही मुल्क है चीन, उसी के साथ हमारे देश का बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारिक लेन देन होता है। हम उसका सामान ज्यादातर हमारे देशों में आता है। अभी ये दिवाली आने वाली है ना, दिवाली के इतने जितने भी क्या कहते हैं वो जो लाइट सब देखते हो, सब मोस्ट ऑफ द चाइनीज ही होता है। तो बड़े पैमाने पर हमारे देश है ना चीन के साथ इसका व्यापारिक संबंध है, हाँ भागीदार है। और जितने भी मोबाइल फोन देखते हो अधिकतर उसमें से कंपनियां जो है वो चीन का ही है। ठीक है, बहुत सारी जो इंडिया में भी असेंबल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं चीन में ही असेंबल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। आइए, भारतीय मुद्रा किस वर्ष पूर्णतः परिवर्तनीय बनी? मतलब भारत की मुद्रा किस वर्ष उसको पूर्णतः परिवर्तनीय बनी? तो 1997, ऑप्शन नंबर सी। ये उस समय में भारत की मुद्रा पूर्ण रूपेण क्या हो गई? परिवर्तनीय हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य केंद्र भारत में कौन सा शहर है? तो जब भी अगर आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होगी तो उसमें आएगा भारत का एक शहर जिसका नाम है बेंगलोर। ठीक है, तो ये बेंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, ये आईटी का मुख्य केंद्र है। समझ में आया? जितने भी इंजीनियर सॉफ्टवेयर के वगैरह वगैरह के होते हैं मुख्य रूप से यही ये काम करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका है ना, यही क्या कहते हैं, बेंगलोर में इसका मतलब मुख्य केंद्र है भारत का। आगे आइए, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, पीएनबी। हमें पूछ रहा है सबसे बड़ा बैंक, तो हमें यह प्राइवेट या निजी बैंक नहीं पूछता। सबसे बड़ा बैंक अगर पूछेगा तो एसबीआई बताना। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर आपसे पूछे, अगर प्राइवेट बैंक में भाई आएंगे तो प्राइवेट बैंक में होता है एचडीएफसी। ठीक है, यहाँ प्राइवेट निजी बैंक नहीं पूछा है, ये गवर्नमेंट की बैंक होती है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी आधिकारिक रूप से काम अगर होते हैं तो मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होते हैं, ये सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी संस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है? भारत की कौन सी संस्था, भारत की कौन सी संस्था, तो देखिए भारत की कौन सी संस्था मुद्रास्फीति यानी पैसे की अगर लेन देन की बात आती है तो आरबीआई। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय का काम ये नहीं होता है और नीति आयोग का भी काम नहीं होता। सेबी क्या होता है कभी मैं डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा, SEBI, ये जो शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है,
उस सब पे ये नियंत्रण रखने का काम करता है। हम अभी ये समझ लो कि मुद्रास्फीति उसको कौन नियंत्रित रखता है, तो आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की निगरानी में ये सारी चीजें की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में मेक इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? भाई मेरे याद रखना है, भारत में मेक इन इंडिया योजना 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, मेक इन इंडिया, इसका मतलब था कि हम अपने भारत में बहुत सारी चीजों को जो दूसरे जगह बनता है हम भारत में बनाने का प्रयास करेंगे, और बहुत हद तक ये कारगर भी और बहुत चीजें बनाई भी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आइए 2014 में अगला क्वेश्चन आइए कि जीएसटी लागू करने की तिथि प्रथम मतलब कब लागू किया गया था? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, ये याद रखना है। जीएसटी का ये कब लागू किया गया था ये हमें याद रखना है। तो जीएसटी जो लागू करने का तिथि है वो 1 जुलाई 2017, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भाई जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना भाई जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। अगले बोले कौन कौन, कितने पर कौन कौन, तो कहना सीजीएसटी, पहले भाई एसजीएसटी स्टेट का, सीजीएसटी, और उसके बाद होता आईजीएसटी, सबसे महंगा ये वाला होता है आईजीएसटी। ये भी याद रखना, आगे कहीं क्वेश्चन बन जाए या पूछता रहता है। अभी फिलहाल आपको याद रखना कि जीएसटी लागू करने की तिथि क्या थी? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। ठीक, ये याद रखिएगा आप। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, एमएसपी मिनिमम, ठीक है, समर्थन मूल्य, ये जो क्या कहते हैं कौन तय करता है? तो भाई आप कुछ दिन पहले आपने ये सुना होगा कि किसान आंदोलन कर रहे। भाई किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो अपनी मांग रखे थे। तो ये कौन तय करता? तो कृषि मंत्रालय। कौन मंत्रालय? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलिए। अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भाई अभी अभी मैंने बताया, बैंकों का बैंक बोले या केंद्रीय बैंक बोले, समझ रहे हैं, या बैंकों का निगरानी रखने वाला बोले तो आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक बोले तो कौन? आरबीआई। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी कौन सी है? अब आ जाओ, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र बोले माने जो सरकार के अंतर्गत है, जो सरकारी है। तो मुख्य रूप से हमारे देश में तेल की जो कंपनी है वो कौन कौन है? सुनो, एक होता है इंडियन ऑयल, ठीक है, उसके बाद है वो जो एचपीसीएल लिखा हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल माने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, और आईओसीएल यहां पर लिखा होना चाहिए, छूट गया है, आप समझ लो, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। तो सबसे बड़ा बैंक क्या कहते हैं तेल की कंपनी, ये है आईओसीएल, इंडियन ऑयल क्या है कारपोरेशन लिमिटेड। ये आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो पेट्रोल पंप में वो किस कंपनी का तेल आता है वो समझोगे। अब ये कहोगे सर रिलायंस का भी पेट्रोल पंप है, दरभंगा में जाओगे तो सोबन पे रिलायंस का है। तो अब जियो भी लंच कर लिया उसी का है, लेकिन ये निजी क्षेत्र का हो गया। ठीक है, निजी क्षेत्र का है। सबसे बड़ा अगर प्राइवेट में बोले तेल की कंपनी तो रिलायंस है, पर हमें यहां वो नहीं जानना, हमें जानना है गवर्नमेंट का। तो सबसे बड़ी यही है। तो कितना इंडियन ऑयल होता है, इंडियन ऑयल वाला एजेंसी वो होता है। उसके बाद कितना हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला होगा, कितना भारत पेट्रोलियम वाला होता है। ये 3 गो भारत की मुख्य रूप से तेल की कंपनी है, समझ में आया। और भी भारत में ढेर सारे प्राइवेट कंपनियां तेल की चलती है, जैसे रिलायंस उस तेल की कंपनी में सबसे बड़ा है प्राइवेट में। ऐसी और भी ढेर सारी कंपनी, मैं कभी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार के हमारे देशों में तेल की कंपनियां चलती है और कहां कहां से कौन टैप करके कैसे कैसे तेल खरीदता है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी तो आईओसीएल याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? भारत में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो याद रखना क्या है, आईटी और सॉफ्टवेयर। कौन है? आईटी और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, आगे आइए। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपको एकदम याद रखना है। फेमा जो है वो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था पूर्ण रूपेण। ठीक है, कहते बच्चे के मन में अगर सर 1999 नहीं, जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो 2000 से ये लागू हुआ था। फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये भी आपको कभी पूछ सकता है। ठीक है, फॉरेन
एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे क्या होता है, तो पैसों का जो लेन देन होता है ना, उसको सरल बनाने के लिए ये एक्ट लाया। ठीक है, फिलहाल अभी तुम इतना ही समझो कि कब लागू हुआ, तो कहोगे 2000। इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, ये उसका फुल फॉर्म है। और ये कब, तो 2000 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आइए, भारत में बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है। मैंने इससे पहले अभी बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ, है ना। और यहां बेरोजगारी की गणना तो उसको करता है एनएसएसओ। ठीक है, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले इसका नाम चेंज करके एनएसओ कर दिया है, जो इसी के अंतर्गत काम करता है, सीएसओ। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं काम करती है। ठीक, फिलहाल अभी समझ लो एनएसएसओ ही बेरोजगारी की गणना करता है हमारे देशों में। ठीक, आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। भाई भारत में बैंक वो क्या कहते हैं, पैसे कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, तो बैंकों का बैंक जो होगा वही ना। तो बैंकों का बैंक कौन होता है बताओ, भारतीय रिजर्व बैंक। यही क्या करता है, पैसे जारी करता है, ये याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद आइए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ, तो याद रखना 1961 में हुआ था। कब हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण, पहला 1961 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब, 1961 में। आई होप कि ये भी चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारों के साथ शुरू की गई थी। भारत की कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू की गई थी, तो ये 5वीं योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन गरीबी हटाओ हटाते के माने हो गया नारा गरीबों को हटाओ। खत्म नहीं हुआ, आजादी के 77 सालों बाद भी आज भी हमारे देश में गरीबी जो है बहुत चरम पे, बहुत। अब एक बात अब समझ लो कि ये गरीबी, ये 5वीं योजना, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने योजनाओं के बारे में, प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजनाओं के बारे में हमने चर्चा कर रखा था। खैर अभी आपको याद रखना है कि भारत में कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू की गई, तो 5वीं योजना। चलिए अगला, उद्योग नीति 1991 का उद्देश्य क्या था। उद्योग नीति 1991 का उद्देश्य क्या था, तो इसमें है कि भाई पहला है उद्योगों का निजीकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, व्यापार उदारीकरण और करों में वृद्धि। तो उद्योग नीति 1991, जिसका मतलब था कि भाई उद्योगों को निजीकरण की ओर बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब होगा। उद्योग नीति 1991, ढेर सारी ऐसी नीतियां बनती रहती है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, ये भाई मक्खी परेशान कर रहा है, मच्छर। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एफडीआई, भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है। मतलब देखो अभी मैं तुम्हें डिटेल में अभी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, ये समझो एफडीआई क्या होता है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, ये भारत या किसी अन्य देशों में वो विदेश की मुद्राएं इन्वेस्ट करी जाती है, ताकि उस देश के लोगों का ना क्या कहते हैं, विकास हो पाए, आर्थिक स्थिति सुधर पाए, उसके लाइफ स्टाइल में सुधार आ पाए। तो किसमें सबसे अधिकतम क्षेत्र कौन है, तो अधिकतम क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, यानी नौकरी वाले क्षेत्र में एफडीआई सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। याद रहेगा, एफडीआई का पूरा नाम भी याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा, कहोगे हाँ सर याद तो रहेगा ही। चलिए आगे चलते हैं, अगला 26 नंबर क्या है, भारत में मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से की जाती है। भाई अगर सूचकांक पूछ रहा है कि माप, तो हमें उपभोक्ता मूल्य मतलब कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सीपीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई ये क्वेश्चन सब ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, और एक एक चीज भारत के सब लोगों को जानना चाहिए। जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उस समय में उसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना ये मोदी जी लेके आए थे। मतलब हर गरीब आदमी का खाता खुलेगा।
इसका मकसद क्या था? गरीबी उन्मूलन? नहीं। सभी को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना? कर्ज माफी और शिक्षा का प्रचार? नहीं। सभी को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, ये मोदी जी का ड्रीम था कि सभी को हम बैंकिंग सुविधा दे, बाकी बाद में जो हो आई डोंट माइंड, लेकिन मैं शुरुआती दौर में सभी को बैंकिंग सुविधा दो। सभी का जनधन खाता खोला गया, पता है, गांव घर में कैंप लगा के बैंकों में तरह तरह जगह जगह पे घर पे आके खोलता था हर बैंक वाले सब। ये इसका मकसद था कि भाई सभी को हम बैंकिंग सुविधा प्रदान करें। जैसे अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या मकसद रहा होगा, तो सभी को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, यही सब चीजें ना, ऐसी क्वेश्चन बना के पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सा बैंक ऋण दरों पर नियंत्रण रखता है? भाई बैंकों का बैंक ही किसको कितना ऋण पे कैसे कर्जा देना है, ये किसका काम होता है? तो बैंकों का बैंक कौन होता है बताओ? तो कहोगे सर आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही काम होता है कि बैंक के दर पे कर्ज दर, जो ऋण दर होता, उस पे हम कंट्रोल रखें। ठीक, क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जीएसटी कितने प्रकार था? मेरी जान, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि भारत में जीएसटी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता? तब इतना समझो, एस जीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी और उसके बाद आईजीएसटी। कभी डिटेल में इसका चर्चा करूंगा, खैर फिलहाल अभी इतना ही समझ लो, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? भारत में जीएसटी, याद रहेगा। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो इतने सारे टैक्स लगते हैं। मुख्य रूप से हम लोग अगर बिल में देखोगे तो दो ही ये जीएसटी की बात करी जाती है, लेकिन ये तीसरा जीएसटी उद्योग बड़े बड़े पैमाने पर, लेकिन सबसे ज्यादा यही लगता है। खैर अभी इतना समझो, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होता? तो 3 प्रकार का। आइए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद अगर अंग्रेजी में बात करें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास, है ना, तो कब की गई थी? तो 1952 में कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो क्या जवाब दोगे कि 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आइए आगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या तात्पर्य है? बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों तक करों में छूट, निर्यात बढ़ाना या विदेशी निवेश को बढ़ाना। 31 नंबर क्वेश्चन है, जरा आप समझिए कि वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य है? तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों तक करना, यही वित्तीय समावेशन का तात्पर्य रहा है। आइए, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को बढ़ावा देना। भाई ये दाना बांटने का, जो हमें कोटा में दाना मिलता है, अनाज मिलता है, इससे कृषि को बढ़ावा देना थोड़ी ना होगा। यानी गरीबों को सस्ते दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, जिसके पास राशन कार्ड होता है। सरकार अभी इसी को करके कर दिया है टीपीडीएस, आप भी इसको समझ लो, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब है कि एक देश, कौन? एक देश और एक राशन कार्ड। ठीक है, चाहे आप दिल्ली हो, मुंबई हो, बंबई हो, गुजरात हो, केरला हो, तमिलनाडु, आई डोंट माइंड, या सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी फिंगर लगाओ, अंगूठा लगाओ और आप वहां से क्या कर सकते हो? तो आप दाना ले। ये सरकार जो क्या क्या पकड़ नहीं पाता था, जो गलत होता था कि अब बंगाल में भी दाना ले रहे, बिहार में भी ले रहे, उड़ीसा में भी ले रहे, इसको रोकने के लिए सरकार ने इसको टीपीडीएस किया है। ठीक है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो गरीबों को सस्ते दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। अभी हम हाल फिलहाल में जानते हैं कि मोदी जी अपनी चुनावी भाषण में कहे थे कि 2028 तक गरीबों को मुफ्त में दाना मिलता रहेगा। ठीक है, 5 किलो जो अनाज मिलता है, गेहूं और चावल मिला के पर मेंबर, वो मिलता रहेगा। कब तक? तो 2028 तक। फिर पता नहीं उस समय चुनाव का समय रहे तो फिर घोषणा कर दिया जाए कि फिर आगे मिलेगा। खैर वो बात की बात है, अभी तुम इतना समझ लो, पीडीएस का मतलब होता है कि गरीबों को सस्ते दर पर खाद्य उपलब्ध कराना, एकदम सस्ता होता है। सरकार महंगा खरीदती है और पब्लिक को सस्ता में देती है। और फिलहाल अभी तो कुछ दिनों से, कुछ सालों से फ्री में मिल रहा है और आगे भी 5 सालों 4 सालों तक फ्री में मिलेगा। कोई पैसे अभी नहीं लगते हैं, हाँ सिर्फ अंगूठा लगाने पड़ते हैं। चलिए आगे आइए। भारत में प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स संग्रहण कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, सेबी। तो भाई ये टैक्स लेने होने का जो बात होगा वो केंद्र सरकार ही करेगा ना, तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जो सरकारें होती है मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश में होता है, और हर राज्य में अपनी अपनी राज्य गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सबकी पॉलिसीज है, ये सब डिटेल में जब पॉलिटी की होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे। खैर अभी फिलहाल समझो केंद्र सरकार इसको संग्रहण करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करने का तरीका क्या है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और उपरोक्त सभी। तो भाई नेशनल इनकम की जो गणना, अभी यहां पे मैं पूछूं कि नेशनल इनकम की गणना भारत में कौन करता था, कहना एनएसएसओ, नहीं नहीं, वो तो भाई बेरोजगारी की करता है ना, सीएसओ, यही पढ़ा था, आप देख लेना, हो सकता है कि मैं ही गलती करूं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों देख के करता, तो उपरोक्त हमारा यहां पे सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो यह भी याद रखना 1991 में, आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला? किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला? तो यह इसका याद रखना 1992 में। कब? 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। आइए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी माइक्रो, स्मॉल और क्या कहते हैं कि मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कौन सा मंत्रालय? तो याद रखना भाई ये वाला एक एमएसएमई मंत्रालय ही है। ठीक है, ये एक मंत्रालय ही है, समझ में आया? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम माने छोटा और उससे थोड़ा सा बड़ा और बीच वाला, माने उद्यम व्यापार करने का जो मंत्रालय कौन सा क्षेत्र जिम्मेवार है? तो यही मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करता। अभी अगर पूछे भाई इसका मंत्री कौन है, तो इसका मंत्री गिरिराज सिंह है। कुछ दिन पहले तक था, पता नहीं फिर कैबिनेट बदल गया होगा। गिरिराज सिंह नहीं, गिरिराज सिंह नहीं, शायद इस बार के कैबिनेट में जीतन राम मांझी को बनाया गया। ठीक है, मुझे पूरे क्लियर नहीं है, आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आओ। भारत की मुद्रा नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत की मुद्रा नीति का निर्धारण कौन करता है? मुद्रा नीति की निर्धारण की बात होगी, जब भी मुद्रा की बात आएगी तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आइए आगे। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य हमने बताया था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 से की गई है। हाँ कहोगे हाँ सर की गई है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, यही ना उद्देश्य होगा। मेक इन इंडिया माने भारत में बनाया जा रहा है। आप जब भी कोई चीज खरीदते हो तो कहाँ बनाया जाता है? वो लिखा रहता है मेड इन इंडिया, क्या कहते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन क्या वियतनाम वगैरह वगैरह जो भी हो। तो मेक इन इंडिया को भारत में हम उस चीजों को बना और उसको बढ़ावा देने का काम करें। भारत का असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में है? भारत में असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में है? तो असंगठित क्षेत्र, ये भाई सबसे ज्यादा हमें कृषि में देखने को मिलता है। और हमारे भारत या दुनिया के अन्य देशों के किसानों की हालात देख लो या फिर भारत की देख लो, तो वो कुछ ज्यादा ही है। दयनीय स्थिति होता है, समय से बारिश हुआ तो इतना बारिश होता है कि पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। सुखाड़ पड़ रहा है तो इतना सुखाड़ पड़ता है कि ऐसा पूछो नहीं, जैसे लगता है पूरा का पूरा खत्म हो गया। समय पे खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है, खाद की कालाबाजारी होती है। खैर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अभी समझ लो सबसे बड़ा तो कृषि है। ठीक, अब आइए नाबार्ड, मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखा और ये भी पढ़ा रखा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982, 1982। लेकिन अगर डेट भी पूछ दे तो याद रखना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता था, देख लो, नेशनल बैंक। क्या कहोगे? अब कहोगे सर ए से थोड़ी ना बैंक होता, तो अभी समझ लो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रहेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना, उसी को शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। आई होप कि ये आपको याद रहेगा
और आपको याद रखना भी है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ता हूं मैं। भारत में बेरोजगारी दर किससे मापी जाती है? भाई मैंने इसकी ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर रखी है। बताओ किससे मापी जाती है? कहोगे सर एनएसएसओ से। ठीक है, अब इसका कहोगे सर इसका फुल फॉर्म आपने नहीं उस समय बताता, तो समझ लो, नेशनल सिंपल, है ना, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ये भी शायद क्वेश्चन हमें रिपीट हो रहा है भाई, चीन होगा। ठीक, चलो आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया नाम क्या कर दिया? भाई ये क्या होता है पता है ना, कि सरकार ने ये कहा कि हम ऐसी योजना लाएंगे जिसमें साल भर में कम से कम हम गरीबों को मतलब 100 दिन का काम देंगे। वो पहले था नरेगा, उसको कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, जिसके अंतर्गत वो पोखरी खोदा जाता है। लेकिन उसके नाम पे क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। देश में तो पूछो नहीं भ्रष्टाचार कितना है, पूछो ही नहीं। पर फर्क क्या पड़ता है? हमारे एक बोलने से क्या होगा, पर एक की बोलने से होगा। हम तो बोलते हैं ना, लेकिन क्या करेंगे। चलो, वो क्या कहते हैं ना, जेसीबी से पोखर मतलब खोदा जाता है, फिर उसकी मट्टी को बेच लिया जाता है, सड़कें बना दी जाती है। जो बनाना है किससे? मजदूरों से, और उसको बना लिया जाता है मशीन सबसे, और उसके नाम पे पैसे उठा लेते हैं और गटक जाते हैं। गरीब मजदूरों को कहते हैं तुम दे दो, 1500 आएगा तो मैं ना 1300 मैं रख लूंगा, 200 तुमको दे दूंगा। भाई फ्री का होता है, दे देता, वो लेबर कार्ड के जरिए सब पैसे आते हैं। आइए खैर आगे बढ़ते हैं। कृषि में सुधार के लिए कौन सी योजना लाई गई? कृषि में सुधार के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो भाई कहोगे हरित क्रांति। कौन क्रांति? हरित क्रांति। ऐसे कृषि में सुधार, प्रधानमंत्री, देखो मैंने इसकी भाई चर्चा भी करी थी और ये क्वेश्चन भी हमें आ गया, टकरा गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेरी जान, मैंने तुम्हें पहले ही कह रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेगा तो सभी को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, यानी सभी के घर में गैस सिलेंडर देने की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत। अब जब गैस सिलेंडर लेते या अप्लाई करते, या गैस पे भी आपको लिखा रहता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में बीपीएल वाले को देना होता था, और देते भी थे। समझ में आया? खैर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस योजना के तहत भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है? ये भी, ये मोदी जी के मतलब मोदी जी की तरह से अब जितनी योजना पड़े हैं ये सब मोदी जी के द्वारा दिया गया योजना सब है। अब ये नहीं कहोगे सब योजना मोदी जी दे दिए, दाना बांटते हैं मोदी जी, नहीं, ये भाई कांग्रेस का ही दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ढेर सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मोदी जी भी दिए, और इससे पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी। स्वास्थ्य बीमा, ये आयुष्मान भारत, कौन भारत? आयुष्मान भारत एगो कार्ड होता है जो आपको बनाया जाता है। अगर आपका उसमें नाम होता है, लिस्ट आया था उसमें होता है, उस अलग से भी बनता है। इसके तहत आपको स्वास्थ्य बीमा यानी 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी हॉस्पिटल में किया जाएगा, और उस हॉस्पिटल वाले को पैसा अदा करना गवर्नमेंट का काम होता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है गरीब तबके, मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, आयुष्मान भारत। जनधन योजना के बारे में पूछेगा तो मेरी जान बताना कि जनधन योजना क्या होता है। कहोगे सर अभी आपने पढ़ा है कि जनधन योजना क्या होता है? भाई सभी को बैंकिंग, मेक इन इंडिया, भारत को बढ़ावा देना, स्किल इंडिया माने जागेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, स्किल, ये अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया। बाकी ये तीनों चीजें करीब करीब चल रही है। मेक इन इंडिया भी, जनधन योजना तो कब का हुआ भाई, बैंक खाते खुले और लोगों के मेंटेन नहीं कर पाया, बंद भी हो गया। आइए, कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख स्रोत कौन है? कृषि, कृषि सहकारी, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, असंगठित क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा असंगठित क्षेत्र, 48 का। ठीक है, अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का, ये गवर्नमेंट वाली बोले तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। अगर इसी में निजी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी होगा। कौन होगा? एचडीएफसी। चलो उसके बाद चलिए अगला नंबर, कि भारत में मुद्रा आपूर्ति किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है? भाई ये भी क्वेश्चन शायद टकराया नहीं है, पर वो लैंग्वेज को शायद चेंज करके बोला गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ही ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है, आरबीआई।
आई होप डेट ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसमें एक दो क्वेश्चन रिपीटेड थे, लिखने में हो जाते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब समय बहुत कम है, हम एग्जाम के नजदीक जा रहे हैं, बहुत जल्दी समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवरेज करो। मैं एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अभी कराऊंगा, उसके ठीक बाद मैं पूरे ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बारी बारी से लेके आऊंगा। साइंस का, एसएसटी का हो, फिर क्या कहते हैं मैथ्स का हो, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये आज रील वाली दुनिया में जो 15 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो होता है, उस को स्क्रॉल करने में समय नहीं लगता। अगर उस समय में भी अगर आप इस वीडियो, पढ़ाई वाली वीडियो को 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे की वीडियो पढ़ाई वाली देखते हैं, तो वाकई में आप काबिल तारीफ है। चलिए जुड़े रहिए, जब तक के लिए जय हिंद, मेहनत से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।